हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के सेकंड लेक्चर को देखेंगे। देखिए दोस्तों, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की यूनिट 1 के फर्स्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये जो आपका सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 1 के सेकेंड लेक्चर को देखेंगे और पूरी तरह आपकी यूनिट 1 को कवर कर लेंगे। सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होंगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और कहीं कहीं पे जो आगे के लेक्चर्स आएंगे उसमें मैंने कहीं कहीं पे इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कह दिया है आपके सब्जेक्ट को, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कंफ्यूज मत होना। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड दोनों का मतलब सेम ही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गुटनिरपेक्षता के बारे में हमने थोड़ा सा समझा था कि भारत का ये एक सिद्धांत है कि भारत ने अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाया है। बट अब थोड़ा सा और समझते हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में कि आखिर ये है क्या। तो जैसा कि आप ये सब तो जानते ही हो कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था जिस समय भारत आज़ाद हुआ था, तो तनाव की स्थिति थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। तो किसी भी गुट में शामिल ना होकर भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाना बेटर समझा। भारत ने और बाद में कई अनेक देशों ने अपनी नई प्राप्त हुई राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए विदेश नीति के साधन के रूप में गुटनिरपेक्षता को अपनाया। मतलब कि भारत ने और दूसरे भी देशों ने जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था, उन्होंने ऐसा इसलिए इस नीति को इसलिए अपनाया था ताकि वो अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रख सकें। अगर वो चाहते थे कि वो हम स्वतंत्र रूप से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाएं, तो उन्हें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना था। अब हम बात करते हैं गुटनिरपेक्षता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो देखिए, गुटनिरपेक्षता तटस्थता नहीं है। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट न्यूट्रलिटी। जो गुटनिरपेक्षता का नॉर्मली मतलब ये लगाया जाता है कि किसी भी गुट में शामिल ना होना या अलग रहना, सभी देशों से अलग रहना, तो ऐसा मतलब लगाया जाता है। बट ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है। देखिए, पश्चिमी देशों में अनेक विद्वान गुटनिरपेक्षता के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनमें दो प्रमुख शब्द हैं, तटस्थता और तटस्थतावाद। परंतु इन दोनों ही शब्दों से गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का सही अर्थ नहीं निकलता है। अवधारणा के रूप में तटस्थता शब्द का प्रयोग युद्ध के दौरान ऐसे देश के लिए किया जाता है जो लड़ाई में शामिल ही ना हो। उदाहरण के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में स्पेन ना तो मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था और ना ही धुरी राष्ट्रों के पक्ष में। देखिए दोस्तों, कई बार जो स्पेशली जो पश्चिमी देश के विद्वान हैं, वो कहते हैं गुटनिरपेक्षता तटस्थता ही है। अब जो न्यूट्रलिटी होती है तटस्थता होती है, उसका मतलब होता है कि किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर कोई युद्ध हो रहा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट मत करो, यही होता है तटस्थता। तो गुटनिरपेक्षता तो ऐसा नहीं है। तटस्थता का मतलब तो यही है कि युद्ध में पार्टिसिपेट ना करना। और इसका एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे कि स्पेन, उसने अपनी इच्छा से युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो तटस्थ था। इसी प्रकार 1980 के दशक में ईरान और इराक के युद्ध में भारत तटस्थ था और दोनों ही देशों के साथ उसके मैत्री संबंध हैं। तटस्थता युद्ध से अलग रहने की स्थिति होती है। किसी भी तटस्थ देश के आचरण का आधार अंतर्राष्ट्रीय कानून से नियंत्रित होता है। एम.एस. राजन ने सही कहा है कि गुटनिरपेक्षता किसी ऐसे राज्य की तटस्थता नहीं है जिसकी किसी युद्ध में भागीदारी न हो, और न यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया की स्थिति है। इन दोनों देशों को शेष सभी राज्यों ने यह आश्वासन दिया हुआ है कि वे उन पर कभी भी आक्रमण नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया का एग्जाम्पल देखें, तो ये ऐसे एग्जाम्पलों के देश हैं जो कि इन पर कोई भी देश आक्रमण नहीं करेगा। ये बिल्कुल ही तटस्थ रहते हैं। ये किसी भी युद्ध में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो ये तटस्थ देश के असली उदाहरण है। बट जब हम गुटनिरपेक्ष देशों की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि तटस्थ रहना।
जैसे कि भारत ने कई सारे युद्ध किए हैं और भारत कई सारे युद्धों में शामिल भी रहा है। तो जो गुटनिरपेक्षता है उसका अर्थ तटस्थता नहीं है। गुटनिरपेक्षता पृथकतावाद भी नहीं है। पृथकता का अर्थ है अन्य देशों की समस्याओं से अलग रहना। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए 1823 में घोषित मुनरो सिद्धांत के अनुसार अपने आप को यूरोप की समस्याओं से पूरी तरह दूर रखता था। उसको प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए वह पृथकता के अनुसार केवल अमेरिका की समस्याओं में रुचि लेता था। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूरी रुचि लेते हैं। वे केवल इसलिए गुटनिरपेक्ष कहलाते हैं क्योंकि वे स्थायी रूप से किसी बड़ी शक्ति का दामन नहीं पकड़ते। गुटनिरपेक्ष देश स्वेच्छा से निर्णय करते हैं, प्रत्येक प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और मतदान करते हैं। वे ना तो किसी गुट में होते हैं और ना ही वो पृथक होते हैं। वास्तव में गुटनिरपेक्ष देश अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। गुटनिरपेक्ष देश स्थायी संधियों से दूर रहने की नीति पर चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो गुटनिरपेक्षता का अर्थ है वो ये है कि जो गुटनिरपेक्ष देश होंगे वो सकारात्मक रूप से अंतर्राष्ट्रीय विवादों में भाग लेते हैं। उनकी नीति स्वतंत्र होती है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि जो देश गुटनिरपेक्षता में शामिल होगा या गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत फॉलो करेगा वो सकारात्मक रूप से सही का साथ देगा। अगर अमेरिका कोई गलती करता है तो अमेरिका को कह सकता है कि हम अमेरिका की नीति से सहमत नहीं हैं, या सोवियत संघ अगर कुछ गलत करता है तो वो उसका भी विरोध कर सकता है। ये है स्वतंत्र विदेश नीति। और गुटनिरपेक्षता का यही अर्थ है कि गुटनिरपेक्ष देश सदा ही अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करेगा। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि जो गुटनिरपेक्ष देश है वो किसी बड़ी शक्ति के अधीन नहीं है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया मान लो, ऑस्ट्रेलिया कितना संपन्न एक काफ़ी विकसित कंट्री है, बट फिर भी वो अमेरिका से जुड़ा हुआ है, वो अमेरिकी गुट में शामिल था। मतलब उसकी विदेश नीति पूरी तरह स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि वो जब अमेरिका कुछ गलत करता था तो अमेरिका के खिलाफ वो नहीं बोलता था या नहीं बोलता है भी। तो इससे पता चलता है कि वो स्वतंत्र विदेश नीति नहीं है। बट गुटनिरपेक्ष का मतलब है कि स्वतंत्र विदेश नीति किसी बड़ी शक्ति के प्रभाव में आप नहीं हो, आप स्वतंत्र विदेश नीति फॉरेन पॉलिसी बना रहे हो। ये है गुटनिरपेक्षता का मतलब। और गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद का मतलब वो था जैसे कि अमेरिका ने 1823 में पृथकतावाद की नीति को अपना रखा था। मतलब विश्व में कहीं भी कोई घटना हो रही थी, स्पेशली यूरोप में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या युद्ध वगैरह हो रहे थे, तो अमेरिका ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अमेरिका को उससे मतलब ही नहीं था। अमेरिका ने सिर्फ अपने देश की समस्याओं पर फोकस किया। हालांकि ये उसके लिए फ़ायदेमंद रहा आगे चलकर, तभी वो महाशक्ति बना। बट फिर भी पृथकतावाद की नीति का मतलब था कि सभी देशों से उसने दूरी बना ली थी। तो गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। तो दोस्तों, आई होप आपको यहाँ तक गुटनिरपेक्षता का पूरा मतलब समझ में आ गया होगा कि जो गुटनिरपेक्षता है वो ना तो तटस्थता है और ना ही पृथकतावाद है। गुटनिरपेक्षता का मतलब है कि स्वतंत्र विदेश नीति देश बनाएंगे और वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी विदेश जो सही है उसको सही कहेंगे, जो गलत है उसको गलत कहेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया था। देखिए, बहुत लोग बोर हो रहे होंगे कि हम लोग इतना लेंथी क्यों करते जा रहे हैं चैप्टर को, अभी तक सेकंड पार्ट हो गया, वीडियो मतलब इतना बड़ा क्यों हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी स्टडी करनी पड़ेगी गहराई से। जो चीज़ें अभी तक मैंने बताई हैं गुटनिरपेक्षता के बारे में वो तो आपने 12th क्लास में ही पढ़ा होगा। तो आपका सिलेबस बहुत कुछ कह रहा है। एज अ कॉलेज स्टूडेंट आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें पढ़ें, इसलिए मैं आगे भी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, इसके कुछ बहुत ज़्यादा प्रमुख कारण हैं, उसकी बात अब हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि यह विश्वास किया गया कि अमेरिका या सोवियत गुट के साथ भारत की संलग्नता अंतर्राष्ट्रीय तनाव को बढ़ा सकती थी।
इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन मिलने वाला नहीं था। इसलिए नेहरू ने कहा था कि शक्ति गुटों से विपत्तियां आएंगी और भारत इनसे दूर रहना चाहता था। इसके अतिरिक्त भारत ने आगे चलकर यह भी अनुभव किया कि देश के आकार को ध्यान में रखते हुए भौगोलिक और सामाजिक महत्व के कारण और सभ्यता के विकास में उसके योगदान के आधार अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम करने, शांति को प्रोत्साहन देने और दोनों गुटों के बीच एक सेतु का कार्य करने के लिए सकारात्मक भूमिका उसको निभानी थी। तो देखिए दोस्तों, पहला कारण ये था कि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। भारत ने सोचा कि अगर भारत सोवियत या अमेरिकी दोनों ही गुटों में से किसी भी गुट में जाता है तो इससे जो इंटरनेशनल जो तनाव बना हुआ है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि हो जाएगी अगर भारत किसी भी गुट के साथ शामिल होता है तब। तो भारत ने सोचा कि इसके अलावा भारत की ऐसी परंपरा रही है, भारत का ऐसा रोल रहा है, तो भारत ने सोचा कि हो सकता है कि हमारे प्रयासों के द्वारा हम सोवियत गुट और अमेरिकी गुट दोनों ही गुटों के बीच शांति को बढ़ावा दे सकें। भारत ने कहा कि हम ऐसी नीतियां बनाएंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि जिससे विश्व में शांति बढ़े और इन दोनों ही गुटों के बीच तनाव में कमी आए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम भारत को स्वतंत्र रखें, भारत किसी भी गुट में शामिल ना हो। तो इसीलिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इसके अलावा दूसरा कारण था, भारत ना तो एक बड़ी शक्ति था और ना बिल्कुल महत्वहीन राष्ट्र ही था। भारत के पास एक महान शक्ति बनने की संभावना अवश्य थी। गुटनिरपेक्षता की नीति भारत की वर्तमान आवश्यकताओं और उसकी राष्ट्रीय पहचान बनाए रखने के लिए आवश्यक थी। दूसरी ओर गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य यह भी था कि भविष्य में भारत को एक महान शक्ति के रूप में उभरने में सहायता मिले। अब देखिए दोस्तों, दूसरा कारण था कि भारत एक बहुत बड़ी पावर तो था नहीं कि भारत अगर किसी गुट में शामिल हो जाए तो भारत को कोई नुकसान ही ना पहुंचे। मतलब मान लो कि आप अमेरिकी गुट में शामिल हो गया भारत, तो भारत इतनी बड़ी शक्ति तो है नहीं कि कल को भारत फिर गुट में शामिल होने के बाद अमेरिका का विरोध कर पाए, या किसी भी गुट में अगर भारत शामिल हो जाए तो भारत इतनी बड़ी शक्ति नहीं था उस समय कि वो किसी भी गुट की बात ना माने फिर। और भारत के पास ये सामर्थ्य भी था, ये मतलब पूरी संभावना थी कि भारत एक अच्छी शक्ति बन भी सकता है। तो भारतीय लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय थी। अब इतने बड़े आज़ादी के आंदोलन के साथ बहुत ही कठिनाइयों के साथ भारत को स्वतंत्रता मिली थी। हमारे देश के नेता नहीं चाहते थे कि हम किसी भी गुट में शामिल होने से अपनी स्वतंत्रता खो बैठें। तो इसलिए भी गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया गया। हालांकि नेहरू जी की बहुत बुराई की जाती है और कुछ उनसे गलतियां भी हुई हैं, एक्सेप्ट किया जा सकता है, बट फिर भी यहाँ पर नेहरू जी का जो काम था वो सराहनीय था, प्रशंसनीय था, क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति के चलते ही भारत की जो आज तक की विदेश नीति है वो पूरी तरह स्वतंत्र है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भी अमेरिका का विरोध नहीं कर पाते हैं। उनकी विदेश नीति स्वतंत्र है, बट इतनी स्वतंत्र नहीं है कि वो अमेरिका को कुछ बोल दें। हालांकि दोस्ती है उन लोगों के बीच में, बट फिर भी नहीं। बट हाँ, आज के टाइम पर भारत और अमेरिका की दोस्ती है, बट फिर भी भारत आज भी अमेरिका को किन्हीं मुद्दों पर साफ साफ मना कर सकता है। इसका कारण यही है कि भारत का जो बेस रहा है विदेश नीति का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। तीसरा कारण है, भारत ने भावनात्मक और वैचारिक कारणों से भी किसी शक्ति गुट में शामिल न होने का निर्णय किया। भारत पश्चिमी गुट में इसलिए भी शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि इस गुट के अनेक देश उपनिवेशवादी शक्ति थे या रह चुके थे। कुछ देश अब भी जातीय भेद का व्यवहार कर रहे थे। दूसरी ओर भारत सोवियत गुट में इसलिए शामिल नहीं हो सकता था क्योंकि साम्यवाद की विचारधारा भारत को कभी स्वीकार्य नहीं थी। अब देखिए, जो पश्चिमी गुट था वो इतना साफ सुथरा नहीं था, इतना दूध का धुला नहीं था। मतलब ये कि पश्चिमी गुट में भी कई कमियां थी। पश्चिमी राष्ट्र कई सारे भेदभावपूर्ण नीति आज भी अपनाए हुए थे, जैसे कि जातीय भेदभाव दक्षिण अफ्रीका में फैल रहा था, तो पश्चिमी देश उसका विरोध नहीं कर रहे थे।
और उसकी कड़ी निंदा नहीं कर रहे थे। इसके अलावा उपनिवेशवादी नीति उनकी थी, तो जिस कारण से भारत उसमें तो शामिल हो ही नहीं सकता था। और सोवियत संघ की बात की जाए तो सोवियत जो संघ था वो लोकतंत्र को नहीं मानता था, उसकी जो नीति थी वो साम्यवादी थी, तो भारत उसमें भी नहीं शामिल हो सकता था। तो इसलिए भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। चौथा कारण है, फोर्थ है, भारत किसी भी अन्य प्रभुसत्ता संपन्न देश की तरह अपने निर्णय स्वयं करना चाहता था। भारत किसी देश दूसरे देश की डोरी के साथ बांधा नहीं जा सकता था। दूसरे शब्दों में भारत प्रत्येक प्रश्न का गुण दोष के आधार पर स्वयं निर्णय करना चाहता था। अब भारत को स्वतंत्रता मिली थी इतनी मुश्किल से, तो भारत चाहता था कि हम अपनी प्रभुसत्ता को, सॉवरेंटी को बनाए रखें, इस स्वतंत्रता को ना खोएं। हम जितने भी डिसीजन हैं वो खुद लें और हमारे ऊपर किसी का दबाव ना पड़े। लाइक पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो। पाकिस्तान अमेरिकी गुट में शामिल हो गया था, आज उसकी दशा हम देख सकते हैं कि क्या है। उसकी विदेश नीति को आज हम समझ सकते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो आज हालत है उसका उसके जो पीछे है, उसके पीछे अमेरिका का हाथ रहा है। अमेरिका ने इतना प्रोत्साहन दिया था उसे कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, उसकी जो मतलब राजनीतिक व्यवस्था रही है वो बिगड़ी है, तो उसमें भी पश्चिमी देशों का हाथ रहा है। तो भारत ने अच्छा हुआ गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। तो ये भी एक कारण था भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का, कि भारत अपनी नीति को स्वतंत्र रखकर अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा करना चाहता था। पांचवा कारण है, भारत ने जब अपने आर्थिक विकास के लिए अनेक परियोजनाएं लागू की तो उनकी सफलता के लिए विदेश पूंजी की तुरंत आवश्यकता थी। राजनीतिक तौर पर यह उचित नहीं था कि हम किसी एक विशेष देश से सहायता लेते। देश के लिए लाभदायक तो यह था कि हमें जहां से भी सहायता मिले उसे स्वीकार करें, यदि उसके साथ कोई कठिन शर्तें ना जुड़ी हों। अब देखिए, भारत का विचार था कि भारत सभी देशों से, भारत की आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर थी। आज़ादी के बाद अंग्रेज सब कुछ लूट कर ले जा चुके थे। अब जितनी भी परियोजनाएं बनाई गई थी उनके लिए पैसा चाहिए था, तो भारत चाहता था कि हम किसी एक देश पर निर्भर ना रहें। हम सभी, जहाँ जो भी देश हमें आर्थिक सहायता देना चाहता है, हम सभी से आर्थिक सहायता लें। अगर हम अमेरिकी गुट में होते तो सोवियत संघ हमें हेल्प नहीं करता, और अगर हम सोवियत संघ के साथ होते तो अमेरिका हमारी हेल्प नहीं करता। वैसे कहा जाता है कि अगर हम एक गुट में होते तो एक गुट वाला बहुत हेल्प करता, बट ऐसा नहीं है। तो भारत की नीति थी कि बिना बड़ी शर्त के, बिना अपमानजनक शर्त के, अगर हमें कोई भी देश सहायता करता है, हमारी आर्थिक सहायता करता है, पैसा देता है, तो हम वो आर्थिक सहायता स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। ये भी एक बड़ा कारण था, ताकि भारत दोनों ही गुटों से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सके। और भारत को दोनों ही गुटों से वैसे आर्थिक सहायता मिली भी है। अमेरिका ने भी कई बार भारत की थोड़ी सहायता की है, हालांकि उसने पाकिस्तान की बहुत, क्या पूरी तरह पाकिस्तान की सहायता की, बट अमेरिका ने भारत की भी सहायता की थी। छठा कारण है, भारत का ये पारंपरिक विश्वास है कि सत्य और अच्छाई किसी एक धर्म या दर्शन के एक अधिकार में नहीं होते। भारत सहनशीलता में विश्वास करता है। उस समय की स्थिति में सहनशीलता और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व ही देश के हित में थे। भारत जिस आदर्श पर चलना चाहता था यह था मित्रता सबके साथ, शत्रुता किसी से नहीं। आज भी भारत की विदेश नीति में यही विचार है कि सभी लोग हमारे दोस्त हैं। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान से भी इतनी दुश्मनी नहीं रखना चाहता। भारत की यही विदेश नीति रही है कि भारत सभी को अपना दोस्त मानता है, सभी से दोस्ती करने के लिए तैयार रहता है। और भारत ने उस समय भी ऐसा ही किया। भारत की जो संस्कृति रही है उसमें, उसी में सत्य और अच्छाई की बात कही गई है। तो भारत हमेशा से ही सभी धर्म के देशों को मतलब रिस्पेक्ट देता है, सभी से दोस्ती की बात करता है। तो भारत अगर किसी एक गुट में शामिल होता तो दूसरा वाला गुट अपने आप दुश्मन बन जाता भारत का। तो इसी कारण से भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, ताकि भारत सभी से अपनी दोस्ती कर सके। अब लास्ट जो कारण है यहाँ पर वो ये है कि अंतिम कारण यह था कि देश की आंतरिक स्थिति भी गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने के लिए बहुत कुछ उत्तरदायी थी। राजन का यह मानना है कि
यदि भारत सरकार किसी भी गुट के साथ संलग्न होने का निर्णय करती, तो उससे राजनीतिक विवादों और देश की अस्थिरता को बल मिलता। अब भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी, वो किसी भी गुट में शामिल होने लायक नहीं थी। भारत एक लोकतांत्रिक देश था, एक सच्चे निष्ठा पर चलने वाला एक देश था, एक डिसिप्लिन कंट्री थी। यहाँ पर मतलब लोकतंत्र को ज़्यादा अहमियत दी गई, सेकुलरिज्म था, धर्मनिरपेक्षता थी। तो भारत के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था थी कि भारत किसी एक गुट में शामिल नहीं हो सकता था। अगर भारत किसी एक गुट में शामिल होता तो ऐसी उम्मीद थी कि भारत में पॉलिटिकल एक डिसबैलेंस आ जाता, एक अस्थिरता आ जाती। तो इस कारण से भी भारत ने गुटनिरपेक्षता की, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अपनाया, सिद्धांत को अपनाया। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको गुटनिरपेक्षता का अर्थ और भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को क्यों अपनाया, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।